हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके सामने पर्यावरण का अहम अति महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला आज आपके सामने हम रख रहे हैं। चलिए देखते हैं पर्यावरण के कुछ अहम प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं? कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार के संसाधन हैं? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, अनव्य हैं या फिर नव्य संसाधन है, या अनव्य या नव्य दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना? तो कोयला और खनिज तेल अनव्य और नव्य मतलब नया या पुराना, ये इसका अर्थ है। तो इसका सही जवाब आपका है कि यह जो है पुराना जो है संसाधन है, अनव्य है। मतलब इसका जो है समाप्त हो जाएंगे ऐसे संसाधन है ये कोयला और खनिज तेल। मतलब ये पुराने हैं तथा ये जो है भविष्य में इन पर खतरा मंडरा रहा है कि ये जो है समाप्त हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। व्याख्या आपके सामने है, कोयला तथा खनिज तेल अनव्य संसाधन है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए। किसने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है? अब आपको बताना है, इसका सही जवाब देना है, किसने कहा था पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। तो यहाँ पर देखना है कि संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है क्या? पर्यावरण प्रबंधन। तो पर्यावरण प्रबंधन जो है संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है, तो वो पर्यावरण प्रबंधन। तो ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, राइट्स ने कहा था, मेंडल ने कहा था, डेनिस मेडोज ने कहा था कि लैमार्क ने कहा था। तो अब आपको बता दें प्रश्न पकड़ने का तरीका कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने राइट्स शब्द, ये जो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन राइट्स, इसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन मेंडल का नाम और लैमार्क का नाम तो आपने सुना है। तो इन्होंने पर्यावरण से तो कोई बात ही नहीं की है, क्योंकि आप इनको जो है बाल विकास में आपने पढ़ा है तथा इनको बायोलॉजी में भी पढ़ा है। क्या ये पर्यावरण से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है ना। तो उस हिसाब से आपके सामने दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, डेनिस मेडोज राइट्स। अब आपको देखना है राइट्स या मेडोज में। तो अब आपको ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। तो अब आपको ये दोनों में से चेक करना है, तो इनमें से कौन है। तो अब यहाँ पर जो है एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि चलिए हम मान लीजिए सी मान लेते हैं और सी आपका सही भी है। तो जो है अब आपको इन दोनों में से चूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे जो आपको ऑप्शन मिलते हैं जिन पर आपको ज़रा सा भी अंदेशा हो कि ये नहीं हो सकता, तो उनको पहले कट कर लीजिए और बाकी जो बच रहा है जो उस पर आप विचार करिए। तो इस तरह से आपके प्रश्न भी गलत नहीं होंगे और आप सही ट्रिक कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है, यह जो है डेनिस मेडोज ने बताया था। जानकारी स्पष्ट हो गई ना? चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। व्याख्या देख लीजिए पहले। डेनिस मेडोज ने कहा था कि पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना सामान्य तथा पर्यावरण मॉडल से संबंधित होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको देना है। भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम है। अब आपको बताना है कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। समोच्च रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती, सोपान कृषि। तो अब इनमें से आपका क्या सही जवाब होगा? तो उसका सही जवाब आपका होगा समोच्च रेखीय कृषि। समझ रहे हैं ना? समोच्च रेखीय कृषि होगा। और ये जो खेती होती है पहाड़ी ढलान
काटकर सीढ़ियाँ बनाने के लिए, तो ये आपके पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर इसका जो है प्रचलन है। तो ये जो है आपकी चाय की खेती जैसे होती है ना, सीढ़ीदार खेती बनाकर जो है कि ये चाय वाली खेती की जाती है। तो उसमें आपको जो है चाय की खेती को जो है पानी की आवश्यकता हमेशा नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ सामान्य खेतों में जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, चना, आपको इन सब चीज़ों, आलू की फसलों को पानी बराबर देना पड़ता है। हर दूसरे तीसरे मंथ में आपको 2-3 पानी तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये जो चाय की खेती होती है पहाड़ों पर की जाती है, इनके लिए बारिश तो हमेशा चाहिए, लेकिन इनको पानी का जमाव इनके खेतों में ना हो, इसलिए इनको पहाड़ी ढलानों पर जो है पट्टीदार खेती बनाकर जो है, माफ़ कीजिएगा, सीढ़ीदार खेती बनाकर जो है की जाए, ताकि पानी भी पड़ता रहे और जो है पानी सरकता भी रहे, पानी अस्थाई ना हो। इसलिए इन क्षेत्रों को समोच्च रेखीय खेती के नाम से जाना जाता है, यानी पहाड़ी ढलान को काटेंगे तभी ये सीढ़ीदार खेती बनाकर करेंगे। समझ गए ना? तो ये भूमि संरक्षण की विधि है एक। चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। देख लीजिए व्याख्या। समोच्च रेखीय कृषि भूमि संरक्षण की विधि है जिसमें पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं। समझ गए ना? चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली है, मद्रास है, केरल है या बल्लभगढ़ है। समझ रहे हैं ना? तो अब आपको यहाँ पर बताना है भारत का एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तो इसका सही जवाब होगा आपका बल्लभगढ़। ठीक ना? यहाँ दिल्ली नहीं है, मद्रास भी नहीं है, केरल भी नहीं है, आपका सही जवाब आपका होगा बल्लभगढ़ में, जो कि आपका एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। बल्लभगढ़ जो है चेक कर लीजिएगा, ये शायद आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है बल्लभगढ़, देख लीजिएगा थोड़ा। तो ये जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय आपका बल्लभगढ़ में स्थित है। समझ गए ना? चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। हाँ एक मिनट, व्याख्या देख लीजिए पहले। व्याख्या आपके सामने है। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय वर्तमान में, हाँ हरियाणा, बिल्कुल सही है, हरियाणा के बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में आपका एक क्षेत्र पड़ता है बल्लभगढ़, जबकि पहले तिरुवन्मियूर चेन्नई में स्थित था। तो जो है आज वर्तमान समय में जो वेलफेयर एनिमल बोर्ड है वो आपका हरियाणा में बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद के पास स्थित है, जो कि इसके पहले कहाँ था? तो चेन्नई में था, तिरुवन्मियूर में था। समझ गए ना? चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही जवाब आपको देना है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। इसमें बहुउद्देशीय वृक्ष कौन सा हो सकता है बताना है आपको। बबूल होगा, शीशम होगा, बरगद होगा या खेजरी होगा। तो बहुउद्देशीय मतलब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है इसका प्रचलन हो, तो वो जो है सबसे ज़्यादा बता दें आपको बहुउद्देशीय वृक्ष के रूप में, आपको बता दें सामाजिक वानिकी के रूप में। सामाजिक वानिकी मतलब समाज, आप जान रहे हैं सामाजिक का मतलब समाज में रहने वाली चीज़ें होगा, कोई तो ही सामाजिक होगा। वानिकी मतलब वन क्षेत्र से, तो जो है इसमें आपका बहुउद्देशीय वृक्ष के रूप में आपका खेजरी होगा। और ये सबसे ज़्यादा आपको बता दें खेजरी वृक्ष आपको राजस्थान राज्य में ज़्यादातर ये बहुतायत मात्रा में वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। प्रश्न आपके उत्तर डी बिल्कुल सही है। व्याख्या है, खेजरी सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष माना गया है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना भैया? चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से इसको देखिएगा।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें आपके सामने प्रश्न है, नोक रेक वन्य जीव बिहार असम में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पौंडीचेरी में है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका युग्म सुमेलित है, और इसका वीडियो हमने आपको EVS प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो समस्त अभ्यारण्यों को हमने आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है, EVS प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा भैया। तो नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, बिल्कुल गलत, ये तो है होगा ही नहीं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पौंडीचेरी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ता है, समझ रहे हैं ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, बिल्कुल गलत है, ये आपका असम राज्य में है। क्लियर हो गया। आपका सही जवाब आपका होगा, अब आप जान गए होंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी क्षेत्र में है। क्लियर हो गई ना बात। चलिए, तो आपका सही जवाब आपका बी ऑप्शन है। देख लीजिए, व्याख्या है आपके सामने, सही सुमेलित है आपके सामने, देख लीजिए। नोकरेक वन्य जीव बिहार जो कि आपका मेघालय में है, क्लियर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में है। तो अभी हमने आपसे इन ऑप्शन के बारे में चर्चा की थी, तो ये मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह आपको आपके ऑप्शन बन सकते हैं। पहले तो प्रश्न सिंगल सिंगल पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब आपके प्रश्न कुछ इस टाइप के बनते हुए आ रहे हैं आपकी यूपी टेट में। तो अब आपको एक लाइन आपको पढ़ लेने से ही नहीं मतलब है, पढ़ लेना आपका मतलब उतना ही नहीं है कि हम आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछ लें कि नोकरेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, और ऑप्शन बना दे असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी। लेकिन अब आपके प्रश्न एक ऐसे युग्म सुमेलित करके आपको ऊपर प्रश्न के रूप में दे देगा, और ऑप्शन में ऐसे ही आपके बना देगा। यदि आप जो है इन चारों में से एक भी आपके ध्यान में नहीं बैठा, तो जान लीजिए कि आपका प्रश्न गलत हो गया। और हम आप क्या करते हैं, सिर्फ एक ही याद करते हैं, हर राज्य में 2-4 नोट पॉइंट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका अब आपको अपनाना नहीं है। अब आपको सभी पर ध्यान देना है। इसमें बताइए, आपके 4 प्रश्न तैयार हो सकते थे, उसको एग्जामिनर को 4 प्रश्न तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब आपको फंसाने के लिए इस तरह का मॉडल जो है अपनाया जा रहा है यूपी टेट में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। बार बार आपको जोर दे रहे हैं ताकि गलती ना करें आप। अब देखिए, वही हाल देखिए नीचे वाले प्रश्न पर है। अब इसमें भी ध्यान से देखिएगा, बताना है आपको इनमें से कौन सा युग्म गलत है। अब जैसे आपने पहला प्रश्न आपने देखा, इसके ऊपर 6ठे नंबर का, अब देखिए यहाँ पे 7वें नंबर का सेम कंडीशन वही है। तो कौन सा युग्म गलत है, ऑप्शन देख लीजिए। विश्व ओजोन दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस ये आपका 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब देखिए, अब आपके सिंगल सिंगल प्रश्न तो तैयार हो जाते हैं। जैसे कि पिछली बार आपके एग्ज़ाम में विश्व शौचालय दिवस पूछा गया था, तो एक प्रश्न था, उसका सही जवाब आपने ट्रिक कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर 5 दिवसों के बारे में पूछा गया है, और 5 दिवसों के साथ साथ उनकी किस डे को मनाया जाता है, किस माह में, अब वो भी पूछ लिया है 7 में। समझ रहे हैं ना, 7 में पूछ लिया है। अब आपको यहाँ पे फंसाने का कोशिश पूरी है कि आप फंस जाए, लेकिन अब आपको फंसना नहीं है, पहले से आपको सतर्क होना है। तो विश्व ओजोन दिवस आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और विश्व विज्ञान दिवस ये तो 10 नवंबर बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल सही है। विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विश्व ओजोन दिवस आपका
16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आपका 10 दिसंबर दिया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये इस तरह से अब आपको पहचानना पड़ेगा और इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। देख लीजिए जो है यहाँ पे देखिए व्याख्या है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना भैया। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह। अब आपको इसका सही जवाब देना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है अपचायक है, दूसरा है उपचायक है, तीसरा आपका है जल को शुद्ध करता है, और चौथा है अशुद्धियों को घोल देता है। अब इसका जवाब आपको देना है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, उपचायक है, ऑक्सीकॉरक है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट तो मिलाया जाता है, ये शुद्ध तो करता ही है पेयजल को, लेकिन साथ साथ यह उपचायक है जो कि पचाने योग्य है। ठीक ना, यह जो है पचाने योग्य है और ये पानी आपको पच जाता है, इससे नुकसान नहीं होता। ऑक्सीकारक के साथ साथ उपचायक है, और पोटेशियम परमैंगनेट मिलने से ये जो है उपचायक के साथ साथ ऑक्सीकारक बन जाता है, ताकि जो पानी आप पी रहे हैं उससे आपके पेट में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो है पोटेशियम परमैंगनेट की दवा मिलाई जाती है शुद्ध करने के लिए। जानकारी स्पष्ट हो गई ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और व्याख्या देख लीजिए, उपचायक यानी ऑक्सीकारक होने के कारण पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। क्लियर। चलिए उपचायक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप बताना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रेडियो तरंगों से, जीवाश्म से, परमाणु हथियारों से, ओजोन क्षय से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब इससे आप वाकिफ़ होंगे, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं। अब चूज़ करना है आपको, दिमाग में क्लिक करिए कि क्या सही हो सकता है। रेडियो तरंग बिल्कुल नहीं होगा, जीवाश्म भी नहीं होगा, और परमाणु हथियार ओजोन क्षय में आपको बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन क्षय से संबंधित है, और ये जो है बाकी और ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक ना, तो ओजोन क्षय से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। क्लियर हो गई बात ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। पहले व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या बहुत शानदार है आपके सामने, इसको ध्यान से देख लीजिए। व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षय से संबंधित है। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से समस्या से निपटने के लिए वैश्विक नेता एक मंच वियना सम्मेलन पर एकत्रित हुए, और 16 सितंबर को, जो कि ओजोन दिवस मनाया जाता है, 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसी उपलक्ष्य में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ, और ये प्रश्न आपका बन चुका है। पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ, तो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ, और 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाने का जो है फैसला लिया गया, क्योंकि 16 सितंबर को जो कि आपका इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो कि हस्ताक्षर किया गया था 16 सितंबर के दिन, और प्रभावी कब हुआ, तो ये आपका प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989, मतलब 2 साल बाद। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर होने के कारण 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, और जो है यह प्रभावी कब हुआ, तो 1 जनवरी 1989 को यह प्रभावी हुआ। जानकारी स्पष्ट हो गई ना। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। डोडो पक्षी विलुप्त हो गया, कहाँ से विलुप्त हुआ? चीन से, जापान से, नाइजीरिया से, या मॉरिशस से। तो डोडो पक्षी एक ये पक्षी जो है, आप
अपने गांव में बत्तख देखा होगा, सेम बत्तख के आकार का था। जैसे बत्तख के पीछे हल्की सी छोटी सी पूँछें होती थी, बहुत मामूली सा, लेकिन इसकी पूँछें जो है हल्की सी पीछे से मुड़ी हुई होती थी। जैसे डॉगी वोगी का आपका पूँछ मुड़ा हुआ होता है ना, वैसे इनकी पूँछें मुड़ी होती, लेकिन बत्तख की स्ट्रेट होती है। तो उस हिसाब से डोडो पक्षी था जो है। तो यह जो है सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में मॉरिशस में आपका मिलता था। मॉरिशस में डोडो पक्षी जो है सबसे ज़्यादा था, और यहीं पर ये इसका विलुप्तीकरण धीरे धीरे होने लगा। और जैसे जैसे मतलब आपका मॉरिशस का जो वातावरण था धीरे धीरे अब गर्म होने लगा, और ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और धीरे धीरे जैसे आपका वातावरण गर्म होता रहा, डोडो पक्षी उस वातावरण को झेल नहीं पाए, इसलिए बहुतायत मात्रा में मॉरिशस में थे, लेकिन इनका जो है विलुप्तीकरण हो गया। समझ रहे हैं ना। तो डोडो पक्षी का विलुप्ति होना जो कि मॉरिशस से स्टार्ट हुआ। क्लियर। चलिए देखते हैं व्याख्या है, डोडो पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हो गया। तो साथियों, आज का प्रश्न श्रृंखला आपको कैसा लगा? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने हम लेके आते हैं, और ये सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। तो जो प्रश्न हमारी निगाहों में आता है कि मतलब ये चीज़ पूछा जा चुका है, उस प्रश्न को हम आपसे चर्चा करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।